नमस्कार, मैं देश दीपक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दूरदर्शन के कार्यक्रम एक मुलाकात में। एक मुलाकात कार्यक्रम दर्शकों को मात्र और मात्र किसी एक व्यक्ति से मिलवाने का नहीं होता, बल्कि उसके अंदर छुपी जितनी भी प्रतिभाएं हैं उनको एकत्रित करके वो एक मनुष्य कितने काम एक साथ कर रहा होता है, इन सबको आपसे रूबरू कराने का कार्यक्रम है। तो आज इसी खास मुलाकात जो एक मुलाकात के रूप में हम लोग आपके बीच में लेके आते हैं, और इसी कड़ी में हम लोग के बीच में है आज कृष्ण कुमार यादव जी, जो कि IAS ऑफिसर हैं और उत्तर प्रदेश में ही पोस्टेड हैं। हम लोगों का सौभाग्य है कि इनका सानिध्य हम लोगों को मिल रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा सवाल है आपसे इस चीज़ को लेकर के कि साहित्य और प्रशासनिक सेवा दोनों के बीच में सामंजस्य बना पाना कैसे संभव हो पाता है? देखिए, जो साहित्य है मेरे लिए कभी भी कार्य नहीं रहा है, बल्कि मैं साहित्य को जीता हूँ। और कई बार मुझे लगता है कि आज की जो ज़िंदगी की आपाधापी है, प्रशासनिक सेवाओं के बीच में जो व्यस्तता है, उनके बीच साहित्य हमेशा मेरे लिए जो है ऑक्सीजन का कार्य करता है। और अगर मैं बात करूं कि समय कैसे निकाल लेता हूं, तो जैसा कि मैंने कहा कि चूंकि कोई कार्य है नहीं था तो उसके लिए मुझे अतिरिक्त समय नहीं निकालना पड़ता। कई बार हम जिंदगी में जब प्रशासनिक सेवाओं में होते हैं तो तमाम प्रकार के हमको अनुभव होते हैं, और ये जो अनुभव होते हैं कहीं ना कहीं हमारे मनोमस्तिष्क में जो है आबद्ध होते जाते हैं, और बस ज़रूरत होती है उनको देर सवेर जो है कलम पर जो है दर्ज करने की। और इस प्रकार जो साहित्य सृजन और प्रशासन का कार्य जो है समानांतर जो है चलता रहता है। सर, जैसा कि अभी आपने साहित्य और प्रशासनिक सेवा में अपने सामंजस्य की बात करी, अब मेरा सवाल है आपसे कि प्रशासनिक सेवा में आने की प्रेरणा आपको कैसे मिली, ये मैं जानना चाहता हूँ। अगर मैं सिविल सेवाओं में आने की बात करूँ तो एक बहुत वाकया जो है मेरे साथ हुआ था। मुझे याद है कि जब हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय जीएनपुर आजमगढ़ के विद्यार्थी रहे, और उसके बाद जब हम लोग इलाहाबाद पढ़ने के लिए गए तो हमारे साथ के सभी लड़के मेडिकल या इंजीनियरिंग की कोचिंग कर रहे थे जी। उस दौरान मैंने भी अपने पिताजी को बोला कि पापा मुझे कोचिंग के लिए पैसे चाहिए। तो मेरे पापा ने कहा कि क्या बनोगे? तो मैंने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। चूँकि मेरे पापा खुद ही हेल्थ डिपार्टमेंट में हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर थे, तो उन्होंने कहा कि मैं ऑलरेडी उस डिपार्टमेंट में हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम IAS बनो। तो मैंने कहा कि पापा IAS बनना तो बहुत कठिन काम है और पता नहीं हम लोग उतनी तैयारी कर पाएँ कि नहीं। तो पापा ने एक शब्द कहा कि बेटा, इस ज़िंदगी में जो भी बनता है मनुष्य बनता है, तो भला वो मनुष्य तुम क्यों नहीं हो सकते हो। तो उसके बाद से मैंने अपनी ज़िंदगी में ठान लिया कि मुझे जो है सिविल सेवाओं की भी परीक्षा देनी है, और ईश्वर की कृपा से और माँ बाप के आशीर्वाद से मैं जो है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है IAS का एग्ज़ाम जो है क्रैक किया, और उसके बाद मैं भारतीय डाक सेवा के लिए जो है चयनित हुआ। जैसा कि आपके परिवार में भी ये है कि आपके परिवार में आपके पिताजी, आपकी धर्मपत्नी और आपकी दोनों बेटियाँ, सभी लोग साहित्य से बड़ा लगाव रखते हैं और साहित्य में रुचि रखते हैं और साहित्य पे कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में फिर साहित्य के प्रति जो आपकी इच्छा बनी है या जो प्रेरणा आपको मिली है, वो भी आपको पिताजी से ही मिली होगी फिर तो? अगर मैं बात करूं तो मेरे घर में जो है एक लिखने पढ़ने का जो परिवेश है एक लंबे समय से रहा है। आप कह सकते हैं कि साहित्य जो है हमारे संस्कार में है, हमारे परिवेश में है, और वही कारण है कि पापा भी लिखते रहे, फिर मैंने भी लिखा। और ये भी बड़ा एक खूबसूरत संयोग रहा कि हमारी जो जीवन संगिनी है वो हमारी साहित्य संगिनी भी निकली। उसके बाद हम लोगों ने जो आगामी जो पीढ़ियाँ हैं, जो हमारी दोनों बेटियाँ अक्षिता और अपूर्वा हैं, वो भी जो खूब मनोयोग से लिख रही हैं। हमारी जो बेटी अक्षिता हैं उनको भारत सरकार द्वारा सबसे कम उम्र में नेशनल चाइल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं अभी जब कोरोना का दौर आया तो हमारी छोटी बेटी अपूर्वा ने कोरोना को भगाना है को लेकर करके एक जो है खूबसूरत कविता भी लिखी, जिसे लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। और मुझे लगता है कि घर में रहने से जो दो सबसे बड़े फ़ायदा होते हैं, पहला आइडियाज़ हम लोग खूब शेयर करते हैं। कई बार अच्छे आइडियाज़ भी आते हैं, बुरे आइडियाज़ भी आते हैं, लेकिन उस पर एक मंथन होने के बाद कहते हैं कि एक खूबसूरत चीज़ निकलती है। और दूसरा चीज़ होता है कि कई बार होता है कि आइडिया किसी दूसरे के दिमाग में आता है, लेकिन आइडिया जो है कोई दूसरा उसको जो है अपनी रचनाओं में जो है इस्तेमाल कर लेता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम एक घर में होते हैं तो हमें बाहर की आलोचनाओं से नहीं डरना पड़ता है, बल्कि घर में ही जो आलोचना होती है, जितनी होनी होती है, वो घर में ही आलोचना हो जाती है। तो उसके बाद जो सृजन कार्य बाहर आता है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो है बहुत जो है सजे संवरे रूप में आता है, बड़े अच्छे रूप में आता है। जो है मेरा सवाल इसी से जुड़ा अगला भी। जी सर, बड़ी आप एक बात कह रहे थे कि घर में ही इतनी आलोचना साहित्य पे हो जाती है कि फिर उसके लिए जो बाहर निकल के आता है वो इतना अच्छा कंटेंट होता है, इतना अच्छा साहित्य निकल के आता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा सवाल है कि कहा जाता है कि साहित्यिक लोग बड़े गंभीर किस्म के लोग होते हैं, थोड़ा कम बोलने वाले होते हैं, मौन होते हैं। तो क्या घर में भी माहौल ऐसा ही रहता है कि साहित्य के सब लोग जुड़े हुए हैं तो घर पे भी सब लोग एकदम शांत रहते हैं? ज़्यादा कैसा माहौल रहता है, उस पर मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि साहित्य में सिर्फ गंभीरता ही है जी। साहित्य में हास्य भी है, साहित्य में बाल साहित्य भी है, साहित्य में प्रौढ़ साहित्य भी है। तो साहित्य तो हर चीज़ को लेता है, और कहते हैं कि साहित्य वही है जो समाज के साथ चले। तो समाज में भी हर बोध है, गंभीरता भी है,
हास्यपुट भी है, इसीलिए सौंदर्य बोध भी है। और साहित्य को मुझे लगता है कि गंभीरता की वजह लोग सौंदर्य से ज़्यादा जोड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके चलते जो घर में ट्यूनिंग बहुत अच्छी होती है जो है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर, चूंकि आपने अभी जैसा बताया कि आप किस तरीके से आपने प्रशासनिक सेवा में आप हैं और आपने तमाम जगहों पे आपकी पोस्टिंग हुई है, तमाम जगह आप गए हैं, तो एक साहित्य हृदय के रूप में और प्रशासनिक मस्तिष्क के रूप में अगर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया जाए और दोनों को मिश्रित किया जाए तो भारत देश को किस तरीके से आप देख रहे हैं और क्या बेहतर और हो सकता है हमारे भारत के लिए, उस पर आपका थोड़ा सा प्रकाश। मुझे ये मौका मिला है कि मुझे पूरे भारत में विभिन्न जगहों पर मैं सर्विस में रहा हूँ, चाहे वो काला पानी कहे जाने वाला अंडमान हो या चाहे आप कह सकें कि मरुस्थल कहे जाने वाला पश्चिमी राजस्थान हो। मैं सूरत में भी रहा, मैं इलाहाबाद में भी रहा संगम पर, और अभी जो है बनारस में हूँ गंगा तट पर। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब भी हम पूरे भारत को देखते हैं समग्र रूप में, तो जो यहाँ पर विविधता में एकता है वो इसकी जो है सबसे बड़ी जान है। और यही चीज़ चाहे कहीं की साहित्य हो, कला हो, संस्कृति हो, परिवेश हो, मुझे लगता है कि हर जगह जो लघु भारत बसे हुए हैं उनको एक नया रंग और नया रूप देता है। और अगर मैं संस्कृति की बात करूँ तो चाहे हम लोग जैसे प्रशासनिक अधिकारी हैं उसमें भी ये चीज़ देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक संस्कृति है हर जगह पर एक ही है। तो मुझे लगता है कि ये जो एकता है, विविधता में जो एकता है, वही जो है विविधता में इसकी जो है पहचान है, और यही जो है भारत को पूरे वैश्विक पटल पर अलग पहचान देता है। सर, आपको इतने सम्मान मिले हैं, अगर मैं उन सारे सम्मानों की यहाँ पर जिक्र करने लग जाऊँ तो शायद घड़ी की सुइयाँ भागती नज़र आएंगी। ऐसे में बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब साहित्य में इतना रुझान होता है और हम प्रशासनिक पद पे भी हैं और उसके बाद हमें इतना सम्मान मिल रहा है, तो वो सम्मान कहीं ना कहीं अहम भी लेके आता है। तो अगर ऐसा नहीं हुआ है तो उसके पीछे का रहस्य, मुझे लगता है कि जब कोई सम्मान मिलता है तो उसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मिलती है जी। और जब जिम्मेदारी मिलती है तो कहते हैं कि स्वतः जो है कंधे जो है झुक जाते हैं, उसमें अहंग की जो है बात ही नहीं आती है। और जो सम्मान होते हैं वो आपको एक पहचान देते हैं, एक व्यक्ति का आपको पहचान देते हैं, आपकी रचनात्मकता को पहचान देते हैं, और कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक दायित्व भी होता है कि समाज की अपेक्षाएं आपसे और बढ़ गई हैं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ये जो सम्मान है उसमें किसी प्रकार का अहम नहीं होना चाहिए, बल्कि विनम्रता होनी चाहिए, और इसी के साथ हम आगे समाज को कुछ और भी ज़्यादा देने के लिए तत्पर हैं। सर, आप साहित्य को लिखने को लेकर के जिस तरीके से भी आप बता रहे थे, तो उसमें आपकी एक रुचि ये भी रही है कि आप साहित्य को ब्लॉगिंग में और सोशल मीडिया पे भी आप बहुत ज़्यादा कहते हैं आप एक्टिव हैं। तो कहीं ना कहीं आज के दौर में जब अगर देखा जाए तो साहित्य का जो किताबों को पढ़ने का, जैसे कि जिस दौर में आपने साहित्य की शुरुआत करी उस टाइम पे ये रहा है कि हम लोगों के पास ये ब्लॉगिंग या सोशल मीडिया जैसी चीज़ें नहीं थी, उस टाइम पे हमने पढ़ा, और अब अगर हम ब्लॉगिंग पे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं किताबों के प्रति रुझान कम तो नहीं हो रहा है, और उसको किस नज़र से आप देख रहे हैं? देखिए, लिखने पढ़ने का जो शौक़ है उसके जो है तमाम मंच हैं। एक दौर था कि पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकों का अपना महत्व था, और ऐसा नहीं कि वो महत्व खत्म हो गया, आज भी जो वो महत्व है। वक्त के साथ जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो है साहित्य आया, पहले जो है ब्लॉगिंग आया, उसके बाद जो है सोशल मीडिया आया। पहले जो हम लोग लंबी लंबी कहानियाँ पढ़ते थे, आजकल जो है ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से छोटी छोटी रचनाएं जो है पढ़ने की आदत डाल रहे हैं। लेकिन अगर सोशल मीडिया और मैं ब्लॉगिंग की बात करूँ तो एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि पत्र पत्रिकाओं के साथ था कि उनकी एक सीमा थी, निश्चित हाथों में जाती थी। आज जो ये डिजिटल कंटेंट सोशल मीडिया और ब्लॉग पर जा रहा है वो पूरी देश दुनिया में जा रहा है। यानी कि आप अमेरिका में भी बैठ करके अगर अपने गांव के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, आप कहीं चाइना में बैठ करके पढ़ सकते हैं, सऊदी अरब में बैठ करके पढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसने जो है हिंदी साहित्य या पूरे हमारे साहित्य को जो है एक जो है ग्लोबलाइज जो है रूप दिया। दूसरी एक जो चीज़ है कि इसमें एक जो सबसे बड़ा चीज़ है कि जब हम किसी पत्र पत्रिका से जुड़े होते हैं तो वहाँ पर प्रकाशक अलग होता है, संपादक अलग होता है, प्रूफ रीडर अलग होता है। लेकिन जब ये ब्लॉगिंग और सोशल मीडिया में एक चीज़ है कि आप ही जो है प्रकाशक होते हैं, आप ही संपादक होते हैं और आप ही लेखक होते हैं। तो कई बार जो है इसमें ऐसा देखने को मिलता है कि कई बार इसमें जो है अराजकता भी आती है। तो कहीं ना कहीं एक नियंत्रण होना जो है ज़रूरी है, और सोशल मीडिया ने बहुत कुछ चीज़ें बदली है। मुझे लगता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है बहुत रचनाओं को शायद सोशल मीडिया के माध्यम से ही जान पाती है। कई बार ऐसा होता है कि उनको लेखकों के बारे में नहीं पता होता है, लेकिन ये पता होता है कि ये हिंदी या किसी भी भाषा की एक बहुत अच्छी रचना है। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया और ब्लॉगिंग ने जो एक नया जो है आयाम दिया है साहित्य को, और उसको एक वैश्विक फलक पर एक नई पहचान दी। जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि रचना जब लिखी जाती है तमाम चीज़ें होती हैं, तो एक प्रश्न आज की युवा पीढ़ी के लिए बड़ा ही
उनको कौंधता है सवाल, एक उनके जहन में रहता है हमेशा कि जब भी कोई रचना लिखनी हो, कोई कविता लिखनी हो, कोई किस्सा लिखना हो, कोई कहानी लिखनी हो, तो उसमें किसी चरित्र का चयन करना ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय होता है किसी भी रचनाकार के लिए, किसी भी साहित्यकार के लिए। तो ऐसे में आप किसी कहते हैं चरित्र का चयन कैसे करते हैं, और अगर कोई हम युवा लोग अगर लिखने की बात कर रहे हैं तो अगर लिखें तो उसमें चरित्र का चयन कैसे किया जाए, उस पर आप हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। देखिए, जो साहित्य होता है हमेशा अपने परिवेश से पनपता है। साहित्य ऐसा चीज़ नहीं होता कि जो थोपा जाए, और यही चीज़ जो उसके कैरेक्टर होते हैं उन पर भी लागू होता है कि आप उनको थोप नहीं सकते। आप अपने परिवेश में, अपने आसपास, चाहे घर परिवार हो, चाहे आप ऑफिस में कार्य करते हो, चाहे समाज राष्ट्र, जहाँ से भी आप कुछ देखते हैं वहाँ से जो है किसी न किसी कैरेक्टर को जो है आप चयनित करते हैं। और जब आप किसी कैरेक्टर को जो है चयनित करते हैं तो उसमें आपके पास सुविधा होती है कि कुछ आप उसमें जोड़ सकें और कुछ जो है घटा सकें। ऐसे चूँकि हम लोग साहित्य के साथ साथ जो प्रशासन में भी हैं, तो नॉर्मली लोग कहते हैं कि जो प्रशासन में लोग बैठे होते हैं असंवेदनशील होते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसा नहीं है, बल्कि प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं वो ज़्यादा संवेदनशील हैं। वो इसलिए ज़्यादा संवेदनशील हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संवाद करते हैं, और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संवाद करते हैं तो कई ऐसे अनुभव होते हैं जो उनके मनोमस्तिष्क पर जो है आते हैं। और साहित्यकार बस ये करता है कि मनोमस्तिष्क पर जो चीज़ें आती हैं उनको प्रक्रियागत रूप में अपनी लेखनी के माध्यम से एक धार देता है, जो कि आगे जो है साहित्य और सृजन के रूप में जो है परिलक्षित है। सर, एक सवाल मेरा आज की युवा पीढ़ी के लिए है कि जो वर्तमान में जो युवा पीढ़ी प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए तैयारी कर रही है, और स्वाभाविक सी बात है कि जब हम प्रशासनिक सेवा में जाने की बात करते हैं, और कुछ ऐसे लोग साहित्य से बड़ा प्रेम होता है उन लोगों का, लेकिन उनके लिए एक चेतावनी भी आ जाती है कि आप या तो साहित्य को चुन लें या प्रशासनिक सेवा में आप की तैयारी कर लें, दोनों में से कोई एक चीज़ आपको चयनित करना है। तो उसमें सामंजस्य कैसे बनाया जाए, इसके लिए थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन। देखिए, एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि प्रशासन को जो है रचनात्मक लोगों की जो है ज़रूरत है, सृजनात्मक लोगों की ज़रूरत है जी। और यही कारण है कि आईएएस या पीसीएस परीक्षाओं में या तमाम जो ऐसी परीक्षाएं होती हैं उसमें जो इंटरव्यू में पहला जो सवाल होता है उनकी हॉबी को लेकर पूछा जाता है कि आपकी हॉबी क्या है। किसी की हॉबी साहित्य होती है, किसी की कला होती है, किसी का खेलना। तो ये तो एक पक्का हो गया कि जो है आदमी को जो है रचनात्मक होना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक स्पेसिफिक हम साहित्य की बात करें तो मुझे लगता है कि साहित्य जो है मनुष्य को समृद्ध बनाता है। अगर साहित्य के रूप में देखें तो व्यक्तिगत तौर पर मैं भी जो है कक्षा 8 से जो है लिख रहा हूँ, चाहे पद्य हो चाहे गद्य हो, और मुझे लगता है कि हमारी भाषा को भी परिमार्जित करती है, और जो लिखने की जो शैली है उसको कहीं ना कहीं ये एक अलग रंग देती है। आज कोचिंग का दौर है, तमाम लोग जो हैं सिविल सेवा और तमाम एग्जाम के लिए कोचिंग करते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि उनके जो लिखने में एक रूपता होती है, लेकिन जो व्यक्ति साहित्य से जुड़ा हुआ है, सृजन क्षमता से अपने जुड़ा हुआ है, उसका जो लेखन होता है इन चीज़ों को एक अलग पुट देता है और कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड करता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आगे जो है नंबरों में भी जो है बढ़ोतरी होती है। एक समस्या आज के दौर में और आ गई है सर कि साहित्य को पढ़ने के लिए उसका चयन करना वो किस जगह पर सही से अवेलेबल है, क्योंकि कई बार आता है कि जब हम अब सोशल मीडिया इतनी तरीके से हो गया है, आप खुद ही इस चीज़ को अभी कह रहे थे कि साहित्य को हम कहाँ से चयनित करें, कहाँ से पढ़ें, क्योंकि सोशल मीडिया के ऐसे दौर में डिजिटलाइजेशन का जो एक दौर आ गया उसमें अच्छा साहित्य कैसे चयन किया जाए और उसको कैसे कहाँ से पढ़ा जाए, वो कैसे संभव हो सकता है युवा पीढ़ी के लिए। देखिए, जो साहित्य है, मैं हमेशा एक चीज़ कहता रहा हूँ कि जो लाइब्रेरियाँ हैं वो ख़त्म नहीं हुई हैं और न ही लाइब्रेरी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। आज भी जो है तमाम जो हैं लाइब्रेरियाँ हैं, आपके घरों में लाइब्रेरियाँ हैं और समाज में चाहे विद्यालय हैं वहाँ पर आपको लाइब्रेरी मिलेंगी। इसके अलावा तमाम आपको जो है सरकारी पुस्तकालय भी मिलेंगे, तो लाइब्रेरी का स्थान कोई नहीं ले सकता। दूसरा, डिजिटल कंटेंट की बात करें तो आज जो है इंटरनेट पर बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है, लेकिन कई बार उसमें एक डर ये लगता है कि जो कई बार जो सामग्री को किस रूप में एडिट किया गया है इसके बारे में किसी को नहीं पता होता है। पुस्तकों में कई चीज़ें एडिट रूप में होती हैं। तो एक तो सबसे पहले ज़रूरत है कि हम अपनी लाइब्रेरी को जो है मोह माया जो है ख़त्म न करें, और दूसरा सबसे जो बड़ी ज़रूरत है नई किताबें खरीदी जाएँ। अगर नई किताबें खरीदी नहीं जाएंगी तो आप सोचिए कि पुस्तकों का भविष्य कैसे होगा। जो संपादक हैं, जो लेखक हैं, जो प्रकाशक हैं, कहीं ना कहीं ये पुस्तकें उनकी आय का स्रोत भी हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो पैरेलल ये दुनिया चल रही है उस पर भी हमको देखना है कि वो दुनिया जो है बरकरार रहे। तो मैं नए लोगों से यही अपील करूंगा कि पुस्तकें खरीदें, पुस्तकें पढ़ें। और एक जो सबसे ख़राब चीज़ आजकल चल रहा कि हर ज्ञान को हम लोग
व्हाट्सएप पर ढूंढते हैं और वो कहीं ना कहीं एक अधकचरा ज्ञान होता है। तो ज्ञान अधकचरा नहीं होना चाहिए। कोशिश होनी चाहिए कि हम कुछ जब हम नया पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा चिंतन भी मौलिक होता है, और जब हमारा चिंतन मौलिक होता है तो कहीं ना कहीं उससे जो है हम लेखन की तरफ जो है प्रवृत्त होते हैं। तो ज़रूरत है, अभी भी चीज़ें वही हैं कि हमको पुस्तकों को जो है पढ़ना है। पुस्तकें चाहे डिजिटल संस्करण में हो, चाहे जो है पुस्तक जो है उस पत्र पत्रिका के रूप में हो, तभी जो है आने वाली पीढ़ी जो है साहित्य का या भाषाओं का जो है आनंद उठा सकेगी। और हमारी पीढ़ी में एक चीज़ बड़ी अच्छी कही जाती है कि अभी भी जो पुस्तकों का आनंद वही है कि जब आप पुस्तकें पढ़ने के बाद तकिया के नीचे रख कर करके सो जाएं। तो कई बार छोटे बच्चे कहा भी करते हैं कि तकिए के नीचे रख कर सो जाइए तो विद्या माँ अपने आप आ जाती हैं रात भर में। तो कहीं ना कहीं उस परंपरा को जो है समृद्ध करने की ज़रूरत है। सर, आप डाक सेवा में आप इतने महत्वपूर्ण पद पे हैं और आपने इतना जगह काम किया हुआ है, तो डाक सेवा किस तरीके से साहित्य को बचाने या साहित्य को और अग्रसारित करने का कार्य कर रही है, उसके लिए क्या अहम भूमिका, क्योंकि अक्सर हम लोग अखबार में पढ़ रहे हैं जिस तरीके से आपका योगदान रहा है साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए, तो डाक सेवा के एक पद पे होना, वहाँ पर बैठना और उसके बाद साहित्य को कैसे संभालने के लिए डाक जो सेवा है हमारे भारत की वो कैसे कार्य कर रही है? देखिए, जब हम साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य भी संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है, और जब हम चिट्ठियों की बात करते हैं वो भी संवेदना से जुड़ा हुआ है। और जो चिट्ठियां हैं, एक दौर था कि जब चिट्ठियों में ही साहित्य था। तमाम ऐसे जो लोग हम खतों किताबत करते थे, चाहे साहित्यकार आपस में खतों किताबत करते थे, चाहे हमारे राजनेता और प्रशासक खतों किताबत करते थे, तमाम प्रसिद्ध हस्तियां जो खतों किताबत करती थी वो पुस्तकाकार रूप पाती गई। तो ये तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि डाक विभाग का और की जो चिट्ठियाँ और साहित्य है उसमें एक बड़ा परस्पर संबंध है। आज के अगर दौर की हम बात करें, जब हम कह रहे हैं कि भाई हम लोग क्या उसमें कर रहे हैं, क्या योगदान दे रहे हैं, तो एक डाक विभाग का एक हर साल जो है डाक विभाग करीब 50 से 60 जो है डाक टिकट जारी करता है। और ये डाक टिकट विभिन्न विषयों पर होते हैं, वो चाहे साहित्य से जुड़े हों, चाहे कला से जुड़े हों, चाहे संस्कृति से जुड़े हों, चाहे तमाम विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं उनसे जुड़े होते हैं, राष्ट्रीय और वैश्विक। और इन पर डाक टिकट जारी करने के साथ साथ इस पर जो है डाक विभाग एक जो है इन्फॉर्मेशन ब्राउचर भी जारी करता है। और मुझे लगता है कि जो हमारी आज की पीढ़ियाँ हैं उनको जो है इससे जोड़े जाने की जो है ज़रूरत है। और भारतीय डाक विभाग उसमें एक पहल भी करता है कि फिलैटेलिक डिपॉजिट अकाउंट के माध्यम से, जो कि मात्र 250 रुपये में खुलता है, आप घर बैठे ये डाक टिकटें और इन्फॉर्मेशन ब्राउचर प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग ये समय समय पर पहल करते हैं कि ऐसे विषयों पर जो है डाक टिकट जारी किया जाए जो साहित्य, कला, संस्कृति को समृद्ध करें। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर हम लोग तमाम विषयों पर स्पेशल कवर भी जारी करते हैं। अगर हाल के दिनों की बात करें तो अभी जो है चौरी चौरा, जो कि एक इतिहास का बड़ा अमूल्य पन्ना है, एक इतिहास का एक पन्ना रहा है जिसके बारे में तमाम जो है चीज़ें अभी कही और अनकही हैं, उस पर हम लोगों ने एक जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कारपोरेट माई स्टैम्प जारी किया। इसके पहले जो है अयोध्या में जो अभी श्री राम मंदिर का जो शुभारंभ हुआ उस पर जो है हम लोगों ने कारपोरेट माई स्टैम्प जारी किया। लखनऊ विश्वविद्यालय पर भी जो है डाक टिकट जारी किया गया। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो साहित्य, कला, संस्कृति, शिक्षा को समेटते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि जो डाक टिकट है किसी भी देश की जो सभ्यता, संस्कृति, विरासत है उसको समृद्ध करता है। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि डाक टिकट एक ऐसा पहलू होगा जिसके माध्यम से आने वाली पीढ़ियाँ अपनी विरासत से, अपने अतीत से जुड़ सकेंगी। साहित्य के प्रति आपका इतना अच्छा रुझान, प्रशासनिक सेवा में इतनी जिम्मेदारी से अपने कार्य का निर्वहन करना, इसके अलावा अगर मैं जानना चाहूँ तो आपको किन किन चीज़ों में रुचि है और क्या एक ऐसी चीज़ है जो बहुत पसंद आपको आती है और आपको ऊर्जा देती है और आपको जिंदा रखती है? मुझे लगता है कि इन दोनों के अलावा मुझे सबसे अच्छा लगता है परिवार के साथ समय बिताना। क्या बात है। बढ़िया घूमना, मूवीज़ देखना। और मुझे लगता है कि जब हम लोग फैमिली टाइम जब इंजॉय करते हैं तो उसमें बहुत चीज़ें जो है समाहित हो जाती हैं। आज भी मेरी आदत है कि हर वीकेंड पर मैं मूवी देखना जो है प्रिफर करता हूँ। कोरोना के दौर में थोड़ा बाहर निकलना भले कम हुआ, लेकिन कोशिश रहती है कि अगर हम लोग थिएटर तक जा करके मूवी देखें तो उसको हम लोग जो है ज़्यादा एंजॉय करेंगे। और जगह जगह घूमना, चूँकि भिन्न भिन्न जगहों पर मेरी पोस्टिंग रही है देश में, और तो मुझे अच्छा लगता है घूमना। और मुझे ये भी सौभाग्य मिला है कि मैं करीब 8 देशों में जो है मुझे जो घूमने का जो अवसर मिला है, इसमें चाहे लंदन हो, चाहे पेरिस हो, कोरिया, नेपाल, भूटान जैसे देश जो हैं शामिल हैं। तो ये जो घूमना है मुझे लगता है कि व्यक्तित्व को हम लोगों के और जो है विस्तार देता है। सर, जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि एक कोविड का दौर आया और इस दौर में भी किस तरीके से लोगों को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, तो साहित्य को किस चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और आने वाले समय में क्या ये जो 2020 में कोरोना आया उसके बाद से क्या साहित्य में भी कुछ एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलेगा? देखिए, स्वाभाविक सी चीज़ है कि जैसा कहते हैं कि जो साहित्य अपने समय का दस्तावेज होता है, तो ये जो कोरोना काल में जितनी भी चीज़ें घटी हैं, ऐसा नहीं है कि कोरोना काल में हर चीज़ बुरा ही हुआ है, अच्छा भी कई चीज़ें हुई हैं।
प्रकृति के रूप पर देखें तो प्रकृति बहुत स्वच्छ हुई है, प्रकृति को लेकर करके लोग सचेत हुए हैं, स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर करके लोग सचेत हुए हैं। ये तमाम चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जो है साहित्य में जो है प्रतिबिंबित होंगी। और मुझे लगता है कि हम लोग ये कह सकेंगे कि हम लोगों ने उस दौर को जिया जिस दौरान जो है कोविड-19 आया था। ईश्वर न करें कि ऐसी जो है विभीषिका फिर कभी आए, ऐसे संक्रामक रोग फिर कभी आए। तो साहित्य जो है स्वाभाविक सी रूप है कि इन सब चीज़ों को जो है दस्तावेज के रूप में आबद्ध करेगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां जो हैं इसके समय में जो है इसके बारे में जो है जान सकें। सर, आप बहुत अच्छी बात अभी कह रहे थे कि कोविड-19 के दौर में जिस तरीके से, और कहा भी जाता है कि जो साहित्य है वो सकारात्मकता की जननी होती है। तो ऐसे में आपसे मैं अंत में एक सवाल युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश के रूप में लेना चाहता हूं कि किस तरीके से आपने खुद ही देखा है कि कोविड-19 के समय में किस तरीके से लोग नकारात्मकता की तरफ ज़्यादा रुझान होने लगा और जिस तरीके से सुसाइड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। तो ऐसे में एक संदेश हम चाहते हैं कि युवाओं को आप दें कि किस तरीके से वो साहित्य से जुड़ें, किस तरीके से वो नकारात्मकता को छोड़ करके सकारात्मकता की तरफ बढ़ें और ऊर्जावान बने। आज के दौर में जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं एक डिजिटल कंटेंट पर ज़्यादा जा रही है। हर चीज़ को हम लोग जो है इंटरनेट और व्हाट्सएप पर जो है ढूंढने का जो है प्रयास कर रहे हैं। जी, मुझे लगता है कि इसके चलते काफ़ी नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप की दुनिया में बहुत कुछ जो है नकारात्मकता भी फैली हुई है। हम उन चीज़ों को जो अनवेरीफाइड हैं, कई बार जो फेक न्यूज़ होते हैं, उन पर जो है विश्वास करने लगते हैं और हमें लगता है कि नहीं, जहाँ से भी मिला हुआ ये सामग्री जो है सॉलिड होगी, लेकिन ये सामग्री जो है सॉलिड नहीं होती है। तो आज की ये दौर में ये ज़रूरत है कि हम जो है कहेंगे कि सकारात्मक हों, रचनात्मक हों और खुशहाल रहें। और एक अच्छी चीज़, प्रकृति के साथ जरूर जुड़ें, क्योंकि जब प्रकृति अपना जो भयंकर रूप दिखाती है तो हमेशा जो है मानवता जो है खतरे में पड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं इस बात की ज़रूरत है कि हम इन सभी चीज़ों को लेकर करके चलें। और लास्ट में एक चीज़, कोविड-19 के दौर में कोविड पॉजिटिव होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने मनोमस्तिष्क से, अपने विचारों से और अपने शरीर को जो है पॉजिटिव मोड पर जरूर रखने की। क्या बात है सर, कितना एक आखिरी में जो सर ने संदेश दिया है और जिस तरीके की इनकी ऊर्जा है किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे वो साहित्य के प्रति जितना सकारात्मक ये हैं। प्रशासनिक पद पे रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल होता है और बहुत ही जिम्मेदारी का काम होता है, और उसमें जिस तरीके की अग्नि लगी होती है पूरी तरीके से हर तरफ कामों को लेकर के, साहित्य को लेकर के एक चुनौतियां होती हैं। ये सारी चुनौतियों को झेलना, सर आपने जिस तरीके से कार्य किया है और जिस तरीके से आपने आज हमें सकारात्मक ऊर्जा दी है, मुझे स्वयं और हमारे सारे दर्शकों को, हमारे सारे लोगों को आपने जिस तरीके दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और आपसे विदा लेते लेते मैं किसी कविता की एक 4 पंक्तियां हैं जो आप लोगों को समर्पित करना चाहूँगा, जो आपकी जो व्यक्तित्व है उस पर पूरी तरीके से सटीक बैठती हैं। और हमें लगता है कि इससे ऊर्जा कुछ नहीं हो सकता कि कुछ लोग सदा अपने दुखों के गीत गाते हैं, कि होली हो या दिवाली सदा मातम मनाते हैं, मगर दुनिया उन्हीं की रागनी पर झूमती देखी जो जलती चिता पर बैठकर वीणा बजाते हैं। तो ऐसे वीणा बजाते रहना है, हमें नकारात्मक नहीं होना है, सकारात्मक होना है। और सर से जो प्रेरणा हमको मिली है, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय हमें दिया है। और एक मुलाकात जो हमारे दूरदर्शन का एक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक नए व्यक्तित्व के साथ, जिससे हम नई ऊर्जा लेंगे, नए विचारों को जानेंगे और कुछ ज्ञान अर्जित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं देशदीपक सिंह आप सभी से लेता हूं विराम। नमस्कार।